हेलो स्टूडेंट्स। सो इन लास्ट लेक्चर हमने क्या क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हमने बात की थी, रिवीजन किया था कायरल अकायरल, बराबर है। फिर उसके बाद हमने देखा था नया टॉपिक जिसके अंदर था इनेंशियमर, डायस्टीरियमर्स एंड मेसोमर, बराबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो जो डिजाइन किया गया है लेक्चर आपके लिए, तो आप उसको अच्छे से देखिए। थोड़ा सा लेंदी हो गया है बट इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू, सो दैट्स व्हाई। ओके, आज हम लोग कुछ नई चीज है जो बाकी वो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन फिर उससे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या क्या आप लोगों को याद है उस लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले अगर बोला जाए कि रिवीजन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि भाई आपको ऐसा बोला जाए कि भाई इनेंशियमर यानी क्या, डिफाइन करो। तो इनेंशियमर को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल वर्ड्स के अंदर मिरर इमेजेस तो होते हैं एक दूसरे के, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को क्या कहते हैं? इनेंशियमर कहते हैं, बराबर है। दूसरा था हमारा डायस्टीरियमर्स, तो नॉन मिरर इमेजेस और नॉन सुपर इम्पोजिबल जो था उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायस्टीरियमर्स। तीसरी बात है हमारे पास मेसोमर, बराबर है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कौन सा एग्जांपल लिया था? टार्टरिक एसिड, बराबर है। उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री था, यानी कि अपर हाफ मॉलिक्यूल इज द मिरर इमेज ऑफ द लोअर हाफ मॉलिक्यूल, और उसके अंदर ऑप्टिकली इनएक्टिव था। हालांकि उसके अंदर कायरल सेंटर थे, फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव था। क्यों ऐसा था? क्योंकि उसके अंदर अपर हाफ मॉलिक्यूल जो था वो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता है तो लोअर हाफ मॉलिक्यूल उसी के वैल्यू के बेसिस पे लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करता है। तो ये हमारा था मेसोमर, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे हमारे पास था रेसमिक मिक्सचर, याद करो। तो रेसमिक मिक्सचर के अंदर क्या था? मान लो कि हमारे पास ऐसा एक कंपाउंड है क्लोरो, जैसे ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। कौन सा ले लिया हमने? ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। तो इसकी मैंने क्या बनाई हुई है? मिरर इमेज बनाई हुई है। क्या ये मिरर इमेज तो है? ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बराबर। सो बेसिकली ये क्या है? यहाँ पर पेयर ऑफ इनेंशियमर है। ये क्या है बेटा? पेयर ऑफ इनेंशियमर। तो ये चीज हमें पता है। अच्छा, एक अगर पीपीएल को, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या? जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बराबर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी काफी हद तक सिमिलर होती है, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट हैंड साइड रोटेट करता है या तो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा। ये हमने सीखा था पोलरिमीटर के अंदर। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल प्लस है यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो दूसरा कौन सा होगा? माइनस, यानी कि लीवो रोटेटरी। अब रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या? कि मान लो कि हमने एक काम किया कि यहाँ पर एक बीकर ले लिया मैंने, उसके अंदर ये प्लस वाला यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है वो लिया है 50% और लीवो रोटेटरी भी मैंने लिया हुआ है 50%। क्लियर है इतना? अच्छा, दोनों मैंने 50-50% जब लिया हुआ है और यहां से अगर मैं सैंपल में से क्या पास कर रहा हूं? पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो वो वैसी की वैसी मिल रही है, यानी कि वहां पर कोई रोटेशन होता ही नहीं है। यानी रेसमिक मिक्सचर भी कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसमिक मिक्सचर क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इससे ही डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ टू इनेंशियमर, बराबर है। किसका मिक्सचर है इसके अंदर? इनेंशियमर के पैर का है। 50-50% मिक्सचर लेंगे तो क्या बन जाएगा? रेसमिक मिक्सचर बनेगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेसिमाइजेशन। इसको डिनोट कैसे करते हैं? या तो इसको DL साफ में लिखेंगे, तो प्लस प्लस माइनस, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है प्लस एंड माइनस, बराबर। तो ऐसे भी इसको डिनोट किया जाता है। जहां पर ऐसा लिखा हो वहां पर आपको मान जाना है कि वो रेसमिक मिक्सचर है। क्लियर हो गया इतना? आगे हमारे पास कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है, जैसे कि रिटेंशन। रिटेंशन को समझने के लिए पहले ये देखो, यहाँ पर क्या है? एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है हाइपोथेटिकल। ये हमारा जो सेंटर है वो कैसा है? स्टीरियोजेनिक सेंटर है, जहां पर B, X, C और Y है, A है। अब उसमें मुझे Y को इंट्रोड्यूस करना है X को माइनस करते हुए। मान लो कि कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें हमें ये करना है, तो X की जगह पर क्या आ गया? यहाँ पर Y आ गया। यहां से यहां पर आप जब आते हो
तो उसकी क्या स्पेक्चुअल अरेंजमेंट चेंज होती है, चेक कीजिए। यहाँ पर BAC कैसा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था कि नहीं, यहाँ पर भी BAC कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आ रहा है। तो इसका मतलब कि डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, x की जगह पर सिर्फ y वहां पर अटैच हो जाता है। तो उस टाइप के फिनोमिनन को हम लोग क्या कहेंगे, रिटेंशन कहेंगे। लिख लीजिए इतना। रिटेंशन का मतलब क्या हुआ, रिटेंशन का मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक कायरल मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, बराबर है। सपोज यहाँ से x को रिप्लेस कर रहे हैं, y को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर जहाँ से x निकाला वहां पर ही y अटैच हो रहा है, यानी अपने कन्फिगरेशन को रिटेन करते हुए ही हमें प्रोडक्ट मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि इसने क्या किया, प्रिजर्वेशन या तो प्रिवेंशन भी कह सकते हैं, प्रिवेंट किया ऑफ द स्पेक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड। जैसे इसमें बॉन्ड थे वैसे इसमें बॉन्ड है एट असिमेट्रिक सेंटर, यानी कि ये कार्बन वो असिमेट्रिक सेंटर है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। बस और कुछ नहीं, सिंपल सा है रिटेंशन। रिटेंशन का अंदर ये जो है हमारा एक एग्जांपल है, आप देखो तो 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, क्या है ये, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ध्यान से देखो, इसकी जब रिएक्शन करी जाती है किसके साथ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, इसको हीट दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, OH की जगह पर Cl आ रहा है, OH और H रिप्लेस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, H2O और Cl वहां पर अटैच हो गया। तो आप देखो ये स्ट्रक्चर में या तो ये स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं है, नो बॉन्ड एट असिमेट्रिक सेंटर इज ब्रोकन, बराबर। असिमेट्रिक सेंटर वाला तो कोई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक भी नहीं हो रहा है, बराबर है। लेकिन मेन बात क्या है कि जैसे था वैसे का वैसा, उसको क्या कहा जाएगा, रिटेंशन, बराबर। अच्छा, एक और हम लोग ले लेते हैं जिसमें है इन्वर्जन, रिटेंशन और एसमिक मिक्सचर। चलो अभी आप जरा ध्यान से देखो ये वाला मॉलिक्यूल, बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कार्बन है, CH3 हाइड्रोजन इथाइल और X वाला पार्ट लिया हुआ है। अब आप देखो Y ऐड कर रहा हूँ, X को रिमूव कर रहा हूँ, तो Y कहां पर अटैच हुआ, जहां पर X था, एज इट इज, तो ये मिला मुझे प्रोडक्ट 1, रिएक्टेंट में से मिला प्रोडक्ट 1। अच्छा दूसरी बात, Y को ऐड कर रहा हूँ, X को माइनस कर रहा हूँ, इसमें और इसमें क्या चेंज दिख रहा है, आप देखो यहाँ पर जो मिथाइल था वो वहां पर चला गया, बराबर है। X था वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ पर Y राइट हैंड साइड पे एंटर हो रहा है बेटा। H जो था वो इस तरफ था तो उस तरफ हो गया, C2H एज इट इज है। इन शॉर्ट ये जो हमारा रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट, उसमें X और Y में क्या चेंज हुआ, क्या वहां पर ऐसा हुआ कि जहां पर से X निकल रहा है वहां पर ही Y अटैच हो रहा है, ये तो है, बट स्पेक्चुअल अरेंजमेंट बिल्कुल चेंज हो गई, स्पेक्चुअल अरेंजमेंट बिल्कुल चेंज हो रही है, तो उसको क्या क्या कहा जाएगा, यहां से यहां तक जो हो रहा है वो क्या है, इन्वर्जन। क्या हो रहा है, इन्वर्जन। याद करो आगे ऐसे मैकेनिज्म में भी मैंने आपको इन्वर्जन करवाया हुआ है। तो ये इन्वर्जन हुआ, यहां से यहां, तो इसको क्या कहेंगे, रिटेंशन। क्या कहेंगे, रिटेंशन। और बाय चांस आपके पास प्रोडक्ट 1 भी है, प्रोडक्ट 2 भी है, दोनों का मिक्सचर मिल रहा है, इफ यू गेट द मिक्सचर देन इट इज कॉल्ड, यस यू आर राइट, इट इज रैसमिक मिक्सचर। अब रिटेंशन और इन्वर्जन को समझने के लिए लाइव एग्जांपल कौन सा हम लोग ले सकते हैं। मान लो कि आपके 10th साइंस के अंदर, बराबर है, 10th स्टैंडर्ड के अंदर, साइंस तो 12th में होती है, बराबर, 10th के अंदर आपके कुछ परसेंटेज आ गए 90। अब आपने जोश जोश में साइंस को ले लिया, 11th के अंदर और 12th के अंदर आप आए, तब आपको पता चला जब 11th में आए, क्योंकि साइंस जो है वो इतना इजी तो नहीं है, डे टू डे वर्क करना पड़ता है, बराबर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो क्या आपका रिजल्ट 10th में से 11th में, 11th में से 12th में, बराबर है, मान लो कि आपने 90% स्कोर किया था, परसेंटेज तो आजकल हर लोग, आप मान लो देख लो आसपास तो 90% है, किसी के 95 है, किसी के 97 है, 87 परसेंटाइल आराम से आ जाते हैं, बट करेक्ट जो गेम है वो किसका है, परसेंटेज का है, बराबर है। अच्छा, परसेंटाइल के बेसिस पे रैंक जनरेट होता है, लेकिन वो होता है आपका परसेंटेज कैलकुलेशन के बेसिस पे।
तो ज्यादा इंपॉर्टेंट परसेंटेज को देना चाहिए। चलो, तो मैं ये बता रहा था कि 10th में से 11th में आए, आपने रिजल्ट देखा बराबर, और इस बार तो बहुत ही बढ़िया चीज है, कोरोना चल रहा है तो मास प्रमोशन हो गया है, तो रिजल्ट के अंदर आपका ग्रेड आया A1 ग्रेड। कौन सा आया? A1 ग्रेड। जैसे ही 12th का रिजल्ट आएगा बराबर, तुरंत वहां पर हमें क्लिक होगा कि हमारा जो कुछ बच्चों का ग्रेड है वो अपना ग्रेड मेंटेन करेंगे बराबर। अगर आपके 90% थे तो मान लो कि 12th के अंदर भी 85% आ गए, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, इसका मतलब कि आपने अपना रिजल्ट रिटेन किया बराबर, क्योंकि 11th की मार्कशीट जो है वो सबसे बेस्ट होती है बराबर। 10th में से 11th में, 11th में से 12th में। अब 11th में जैसे जनरली क्या होता है कि लोकल एग्जाम्स के बेसिस पे मार्क्स भी हमें मिल जाते हैं। चलो ठीक है, जैसे ही 12th का रिजल्ट आता है बराबर, तो वहां पर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, यानी कि 12th में कई लोगों के रिजल्ट जो है पूरे इन्वर्ट हो जाते हैं और कई लोगों के तो रेसिमी मिक्सचर में आने लगते हैं बराबर है। इसका मतलब क्या कि मान लो कि 10th में जो था परसेंटेज उतना ही 12th में आया, तो बच्चे ऐसे घूम जाएंगे आई एम रिटेन बराबर। लेकिन अगर 87 या 90 में से सीधा हो गया 50 या तो 40 बराबर है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब कि घर पे पता चलेगा कि ये रिजल्ट पूरा इन्वर्ट हो गया है, यानी पहले जैसा सबसे बढ़िया था वैसा ही वहां पर आपका रिजल्ट इन्वर्ट हो गया। तो ध्यान रखना कि इन्वर्ट ना हो जाए बराबर, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है लिख लिख के। अच्छा, तो ये हुआ ऐसा, तो एक रिटेंशन इन्वर्जन क्लियर हो गया होगा बराबर। अच्छा, अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मान लो कि मैथ्स और साइंस में जो परसेंटेज स्कोर किया तो मान लो कि 100 में से 98 या 95 आए थे बराबर। आप जैसे ही वो 12th का रिजल्ट देखते हैं तो उसमें भी एक मैथ्स सब्जेक्ट होता है, साइंस होता है। साइंस हालांकि बाइफरकेट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और उसके अंदर, लेकिन है तो साइंस ही ना, पढ़ तो साइंस ही रहो। तो मान लो कि मैथ्स के अंदर आपका रिजल्ट बराबर एज इट इज रहा, जैसे कि 100 में से वहां पर भी आपके 90 प्लस आ गए, सो इट विल बी रिटेन बराबर है। अच्छा, और दूसरी बात कि वहां पर आपने साइंस का रिजल्ट देखा, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो उसमें ज्यादा 40 मार्क्स है, तो उसका मतलब हो गया कि वो इन्वर्ट हो गया। तो उसके अंदर दोनों प्रोसेस हो गए ना, एक रिटेन भी रहा और एक इन्वर्ट भी हो गया, तो इसको कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर ना हो जाए, वरना क्या है कि आपका एक रिजल्ट जो है वो प्लेन क्लोराइज लाइट को या तो आपकी कैरियर को प्लस में रोटेशन देगा, तो दूसरा जो है आपको माइनस रोटेट करवा देगा। ऐसे काफी स्टूडेंट्स होते हैं बराबर है, और वो बाद में पता चलता है। अभी तो क्या है कि इनिशियल स्टेज है तो चैप्टर्स भी कम है बराबर, अच्छे से पढ़ाई हो रही है, अच्छे से सब मार्क्स भी आएंगे। जैसे जैसे बल्क आएगा, मान लो कि प्रीलिम एग्जाम आ गई बराबर, तब जैसे 11th में बच्चा आता है तो एकदम जोश में होता है, तो सब कुछ पढ़ता है, ये है वो है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, सब धनाधन, ये बुक उठा ली, ये मटेरियल ले लिया बराबर है, सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मटेरियल थे, इतना ये बुक्स आ गई, ये बुक्स आ गई, चलो इसमें से कर रहे हैं। जैसे जैसे 11th खत्म होता है उसमें क्या होने लगता है कि 11th के एनुअल एग्जाम आते आते तो भी कुछ बच्चे जोश में रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जो उनके हथियार होते हैं वो डालने लगते हैं। 12th की प्रीलिम आते आते तो हालत ऐसी हो जाती है, आप खुद बोलोगे कि सर पार्ट 1 करे कि पार्ट 2 करें बराबर। कई बच्चे लास्ट में ऐसे होते हैं, पर आप तो बहुत ही होशियार हो, आप रेगुलर मेहनत करते हो, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि एग्जाम बोर्ड की आते आते तो फिर ऐसा नहीं कि 16 चैप्टर, सीधा ऐसा इक्वेशन आ जाता है कि सर इधर आई एम गोइंग फॉर पार्ट 1 और पार्ट 2, या तो सिलेक्टेड चैप्टर सिलेक्टेड थियरी करके चले जाते हैं। तो मेक श्योर कि ऐसा ना हो, और होगा भी नहीं बराबर। इट इज अ फनी वे टू एक्सप्लेन दैट रिटेंशन एंड इन्वर्जन। ओके, तो यहां तक हमने देखा। अब ये चैप्टर कंप्लीट है, इसके अंदर और कुछ बाकी नहीं है। पॉली हैलोजन कंपाउंड जो है उसके अंदर कुछ प्रिपरेशन है, बाकी यूजेस जो है प्रॉपर्टी से लर्न करने की बात है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बाद में ये हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो मूविंग ऑन लास्ट टॉपिक बराबर, इस चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग आ चुके हैं, जिसको कहते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। सबसे पहले पॉली हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हैलोजन एटम एक से ज्यादा है
बराबर। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग क्लोरोफॉर्म को डिस्कस करें, सो दैट इज CHCl3। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज, कुछ यूजेस और हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पहले से ही एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है। उसी को यहाँ पर कीवर्ड्स के फॉर्म में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो क्रैमिंग का है, बराबर है। इसको आपको याद करना है लिख के। लेकिन हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास है डाइक्लोरोमीथेन। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रिपेयर क्या करना है, CH2Cl2 यानी कि डाइक्लोरोमीथेन की प्रिपरेशन को पढ़ना है। डाइक्लोरोमीथेन की प्रिपरेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास हम लोग यूज करेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3। यहाँ पर लिखा हुआ है नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमें, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिखा जाता है एक्टिव हाइड्रोजन या तो नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में भी। जब स्क्वायर ब्रैकेट में H होता है उसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, और उसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, बराबर। जैसे आप लोग भी रिएक्टिव हुई तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रोडक्ट क्या मिलेगी हमें, प्रोडक्ट हमें मिलेगी CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन प्लस HCl। सिंपल है। इसी तरह से हम लोग और मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मीथेन ले लिया हमने, मीथेन का क्लोरीनेशन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और क्या मिलेगा, CH3Cl। एक और बार करवा दो तो वापस हमें क्या मिलेगा, CH2Cl2। ये भी मिल गया लो, बराबर। तो इस तरह से जो है डाइक्लोरोमीथेन बनाते चल रहे हैं हम लोग। वापस अभी हम लोग और एक काम कर सकते हैं, CHCl3 का ही रिडक्शन करेंगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, यानी ये हो जाएगा कैटालिटिक रिडक्शन। क्या कहेंगे, कैटालिटिक रिडक्शन। एंड द प्रोडक्ट विल बी CH2Cl2 प्लस HCl। तो ये 3 मेथड है हमारे सामने। तो ये 3 मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको रिसेंट मेथड जानना है और थोड़ा इजी भी है कि मीथेन का क्लोरीनेशन करवा सकते हो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिसेंटली ये ज्यादातर चलता रहता है। इसके बेसिस पे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, यानी कि डाइक्लोरोमीथेन जो है आप देखते जाइए, मैं यहाँ से बताता जाऊंगा। इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट, बराबर है। सॉल्वेंट की तरह यूज होता है कहाँ पर, पेंट रिमूवर के अंदर, बराबर। तो पेंट रिमूवर जो है पेंट को रिमूव करने के लिए यूज होता है, उसमें एज अ सॉल्वेंट ये यूज होता है। यानी दूसरी बात एक और बताऊं मैं कि सॉल्वेंट में सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, ड्रग में भी यूज होता है। अब आप बोलोगे कि सर ड्रग यानी यहाँ पर मेडिसिन है। ड्रग का मतलब वो नहीं कि सुट्टा मारने वाली ड्रग, बराबर है, कि सुट्टा मार लिया सो गए। ड्रग का मतलब है मेडिसिन। फार्मेकोलॉजी के अंदर ड्रग को क्या कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं, बराबर। इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन मेटल क्लीनिंग ऑल्सो। प्रोपेलेंट की तरह यूज होता है एरोसॉल के अंदर। कॉलेज के अंदर आप एरोसॉल्स पढ़ेंगे, बराबर। हार्मफुल इफेक्ट के अंदर सारे के सारे हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है बेटा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर तो इफेक्ट करते ही हैं और जबरदस्त इफेक्ट करते हैं। एक्सपोज टू एयर, अगर एयर में एक्सपोज कर दिया जाए डाइक्लोरोमीथेन को तो आपके कान और आंख दोनों जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हियरिंग और विजन में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हाई लेवल हो जाता है तो डिजीनेस है, नॉइजिया है, टिंगलिंग इन फिंगर्स एंड टोस, बराबर, ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट है। एज वेल एज अगर गलती से स्किन के ऊपर गिर जाता है सो इट विल बी बर्निंग सेंसेशन, बराबर है, यानी कि स्किन जलती है। और भी होता है कि स्किन के ऊपर रेडनेस हो जाती है। तो ये है कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में, डाइक्लोरोमीथेन के बारे में। प्रिपरेशन जो है वो ही सिखाना है, ये चीजें तो आप लर्न भी कर सकते हो। दूसरा है हमारे पास CHCl3, यानी अब हम लोग बनाएंगे क्लोरोफॉर्म। क्या बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहली बात किसके साथ रिएक्शन करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, CH3CH2OH ले आओ मार्केट से, बराबर, इथेनॉल। वैसे कोई लेगा तो नहीं,
बिकॉज इट इज यूज एज अ ड्रिंकिंग पर्पज। ला पी लिया बस, जुम बराबर जुम है। तो इथेनॉल का क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्लोरीनेशन करवाएंगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ऐसा ब्लीचिंग पाउडर के प्रेजेंस में होता है ये, और लिख रहा हूँ Cl2 यानी क्लोरीनेशन, बराबर। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये वाले, और ये 2 क्लोरीन, क्या हो जाएगा -2HCl। कभी इसको टेक्निकली लर्न करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है। हो गए, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन गए, बचा क्या CH3, बचा क्या CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं इथेनॉल। किसके नाल, इथेनॉल। तो इथेनॉल में से क्या बना, इथेनॉल। इथेनॉल का आगे क्लोरीनेशन करेंगे, 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन, ये 3 के 3 हाइड्रोजन, -3HCl, 3 हाइड्रोजन गए, वहां पर 3 क्लोरीन को एडिट करवा दो तो क्या मिलेगा CCl3CHO, इसको कहते हैं क्लोरल। क्या कहेंगे, क्लोरल, या तो ट्राइक्लोरोइथेनॉल। क्या लिख सकते हैं, ट्राइक्लोरोइथेनॉल, बराबर। इसका आगे हम लोग रिलेशन कर सकते हैं बेटा, अभी तो बना नहीं क्लोरोफॉर्म, बराबर है, कहाँ चल दी, बैठो बैठो, अभी तो बाकी है। तो 2 मोल्स ऑफ CCl3CHO, CCl3CHO, बराबर है। क्लोरल का रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, या तो किसके साथ, तो CaOH के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो वी ऑब्टेन द 2 मोल्स ऑफ CHCl3 एज वेल एज, यानी क्लोरोफॉर्म मिल गया, HCOO ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट, बराबर है। पूरा आराम से देखिए, यहाँ पर ही बैठ के लर्न करना है आपको। इस वीडियो के अंदर हर कुछ मिलेगा, ये जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन। इट इज द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, बराबर है। दिस इज द वन मेथड। तो 2 स्टेप में हो रहा है। कितने स्टेप में हो रहा है ये, 2 स्टेप में। पहले इथेनॉल में से इथेनॉल, इथेनॉल में से क्लोरल, क्लोरल का रिएक्शन करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन यू गेट द क्लोरोफॉर्म। क्या मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म। दूसरा हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर कि भी एक और मेथड इसके अंदर, जिसको लिखेंगे CCl3 CHOH ट्वाइस। क्या लिखेंगे इसका नाम, क्लोरल हाइड्रेट। क्या लिखेंगे, क्लोरल हाइड्रेट। व्हेन इट इज रिएक्टेड, क्लोरल हाइड्रेट का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखते जाओ, NaOH के साथ करवा दो। NaOH के साथ रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो हमारा मेन कंपाउंड है वो है CHCl3, बराबर है भाई। और बाय प्रोडक्ट के अंदर क्या मिल सकता है हमें, तो यहाँ पर मिलेगा HCOONA, HCOONA। चलो बैलेंस करो, बाकी चीजें क्या रहती है, क्लोरीन 3 आ गई, 3 क्लोरीन आ गया भाई, बराबर है। और NaOH के साथ रिएक्शन है, तो और क्या बचेगा यहाँ पर, देख लो फटाफट, चेक करो। ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 2 और 1 3 है टोटल, यहाँ पर 2 और 1 3 है, चलो 3 हो रहे हैं। और एक हमारा हाइड्रोजन और ये, तो H2O। चेक इट आउट whether the reaction is correct or not। CCl3 बैलेंस करो NaOH के साथ, क्या दे रहा है, तो 2 ऑक्सीजन थे, 1 बाकी था, इसलिए हमें पानी का 1 मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड कर दिया। सो दैट इज ऑल्सो द प्रिपरेशन। दैट इज द फर्स्ट मेथड, इट इज द सेकंड मेथड। तीसरी मेथड क्या करेंगे, बोलो। CCl4 का रिडक्शन करवा दो, CCl4 का रिडक्शन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। ये भी एक रिएक्शन है, तो आपको क्या मिलेगा, CHCl3 प्लस HCl। क्या मिलेगा, CHCl3 प्लस HCl। तो देयर आर 3 मेथड्स टू फॉर्म द क्लोरोफॉर्म। ये हो जाए, उसके बाद क्लोरोफॉर्म जो है उसके अंदर इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन फैटी फैट्स एंड अल्कलॉइड्स, बराबर है। ज्यादातर क्लोरोफॉर्म यूज होता है R22। आजकल जितने भी एसी आते हैं बेटा, उसके अंदर नए नए गैसेस जो है इन्वेंट होते रहते हैं, जैसे R22, R23, R24, ऐसे ऐसे गैसेस का नाम देते हैं। तो R22 एज ए रेफ्रिजरेटर यूज इन द एसी, एनेस्थेटिक था पहले, बराबर यूज होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था,
लेकिन क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ अचानक कि किसी को वो बेहोश करने के लिए ले गए। तो जैसे ही हैंडकरचीफ में डाला, बराबर, और गलती से वो हैंडकरचीफ जो है, जब उसके साथ जो किडनैपर होते हैं और जिसको किडनैप करना होता है उनके साथ जो जपाजपी हुई, उसके अंदर गलती से वो अपने मुंह के ऊपर ही रख दिया, बराबर। तो उसके अंदर जो सामने वाला था, जो किडनैप होने वाला था, उसने ही जो किडनैपर था उसके ऊपर क्या कर दिया, क्लोरोफॉर्म का हैंडकरचीफ लगा दिया। अब हो गई प्रॉब्लम। तब तो उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि ये तो कार्सिनोजेनिक भी है भाई, यानी कि टॉक्सिक गैस है। अब उसकी पी तो वहां पर ही कर दी। तुम देखो कि अगर वहां पर 900 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन क्लोरोफॉर्म होता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तो डैमेज करता ही है, डिजीनेस हो जाएगी, फैटिगी हो जाएगा, हेडेक हो सकता है। और क्रोमिक क्लोरोफॉर्म जो है उसको अगर एक्सपोज कर दिया तो डैमेज द लीवर एंड किडनी। तो बचा क्या वहां पर, लीवर किडनी तो चले गए, बराबर। और चीजें देखो वहां पर, exposed to air convert the chloroform into carbonyl chloride that is COCl2, जो जाना जाता है फॉस्जिन के नाम से, बराबर। फॉस्जिन एक हार्मफुल गैस है, तो इट इज अ पॉइजनस गैस, बराबर। इतनी सारी बातें, इसलिए क्लोरोफॉर्म को एक डब्बे में बंद करके रखना चाहिए, एकदम डार्क रूम के अंदर, कि एकदम अगर एक्सपोज हो जाएगा तो क्या बना देगा, अंदर आप चले गए रूम में, कहाँ रखा है क्लोरोफॉर्म करते करते, तो क्या हो जाएगा कि अगर एक्सपोज हो गया तो फॉस्जिन बन जाएगा। तो टिकट तो हर हाल में कटनी है भाई, जैसे कटे, बराबर। चलो यहाँ पे कंप्लीट करो। आगे हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसको कहते हैं CCl4 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलो CCl4 बहुत ही छोटे से इक्वेशन है उसके, तो सबसे पहले CCl4 बना लेते हैं, फिर बनाएंगे आयोडोफॉर्म। चलो भाई, नेक्स्ट जो है हमारा CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये बनाना है। तो पहले तो मीथेन ले लो, उसमें क्लोरीनेशन करवा दो। कितने ले लो मैं, 4Cl2 ले लूं, बराबर। चलो 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, 4 के 4 हाइड्रोजन रिप्लेस CCl4 प्लस 4 मोल्स ऑफ HCl। इतना तो लिखना आएगा ना, ये तो बच्चों का खेल है, उसमें क्या तो बचा नहीं है मेरे। देखो चलो फटाफट, कार्बन डाइसल्फाइड का रिएक्शन करवा दो, इसके साथ क्लोरीन के साथ करवा दो भाई, बराबर। तो यहाँ 2 मोल्स लेने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर CCl4 है, तो क्या बनेगा, CCl4 बन तो जाएगा, बाकी बनेगा सल्फर डाइक्लोराइड। पप्पू जैसे इक्वेशन है, इसको फटाफट लर्न करना है। क्लोरोफॉर्म जो है वो भी एज अ रेफ्रिजरेटर, एज अ प्रोपेलेंट यूज होता है एंड हार्मफुल इफेक्ट ये भी देखो, लीवर है, लीवर कैंसर कर देता है, लीवर कैंसर, बराबर। नॉइसिया, कई लोग इसको नोसिया भी कहते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, कोमा में भी इंसान जा सकता है, और ज्यादा हो गया तो टिकट कट भी सकता है, बराबर। तो दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, या तो टेट्राक्लोरोमीथेन, क्या नाम है, टेट्राक्लोरोमीथेन। एक्सपोज CCl4 अगर एक्सपोज हो गया तो आपके हार्ट बीट, जिंदा हूं मैं, लेकिन हार्ट बीट जो है कैसे हो जाएंगे, इरेगुलर हो जाएंगे। आप अगर ले लो तो इरेगुलर हो गया तो भी क्या, राम नाम। ये सब कुछ ध्यान रखना भाई। इरिटेशन इन आइज, सो आई एम जस्ट किडिंग एंड फनी वे में हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको यूजेस लर्न हो जाए, बराबर है। एक्सपोज हो गया तो डिप्लेशन हो जाएगा ओजोन लेयर का, बराबर। ऐसा मानते कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन का मतलब है इसमें होल हो जाता है, तो वहां पर ही थोड़ा दूर खड़े रहने का, ऐसा नहीं होता है। थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से स्किन डिसीज होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है, बराबर, यूवी रेज सीधी आती है स्किन के ऊपर, इफेक्ट करती है, इसकी वजह से स्किन कैंसर, आई डिसीज भी हो सकता है। चलो क्लियर है इतना। अब क्या बनाएंगे, आयोडोफॉर्म।
बराबर है आयोडोफॉर्म CHI3। देखो एक जनरल फॉर्मूला है CHX3, एक क्या बनाया क्लोरोफॉर्म, एक आयोडोफॉर्म, एक ब्रोमोफॉर्म, ऐसा हेलोफॉर्म टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आल्डिहाइड कीटोन में मैकेनिज्म से पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग इसको कर रहे हैं एकदम जुगाड़ लगा रहे हैं हम लोग। इथेनॉल ले लिया, CH3 CH2 OH, बुलाओ किसको, नटुका का मतलब क्या Na2CO3 प्लस I2। आजकल तो I10 चलती है, I20 भी चलती है, ये लोग I2 के जमाने में जी रहे हैं। बराबर मुंह में दांत कितने हैं 32 ना, चलो ठीक है, ज्यादा कम हो सकते हो, यहाँ पर 34 लेना है, 32 से 2 ज्यादा 34। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टेक्निक जुगाड़ लगाकर हम लोग मैकेनिज्म सीख रहे हैं। अच्छा अभी मेन प्रोडक्ट जो है, तो क्या करो, इथेनॉल कॉल द नटुकाका विद आयोडीन बॉटल, तो आयोडीन। चलो अब क्या करेंगे, तो मेन है CHI3, बना लो CHI3। 3 आयोडीन यूज हो गए, टोटल 6 कितने 8, 4 2 8, 8 में से 3 गए तो 5 बाकी, जितने बाकी उतने सोडियम आयोडाइड। क्या बनाएंगे, सोडियम आयोडाइड। अभी बाय प्रोडक्ट कौन कौन सी बाकी है हमारे पास, तो देखते जाओ क्या मिलेगा यहाँ पर, और चीजें क्या मिलेगी भाई। ये प्रोडक्ट में लिख रहा हूं मैं, 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड HCOONA और 2 पाउच पानी, 532 याद रखो, 532। चलो ठीक है। दूसरी मेथड CH3COCH3 एसीटोन, आप ले लो NaOH और आयोडीन। अभी नटुकाका को नहीं बुलाने का बार बार, 34 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 43 हो जाएगा, ये बराबर है 34 का उल्टा कर दो। क्या मेन प्रोडक्ट है CHI3, बराबर है। आयोडीन कितने थे 6 में से 3 गए, 3 बाकी, किसके साथ जाएंगे, सोडियम के साथ, 3 मोल्स ऑफ NaI, 3 मोल्स ऑफ NaI। बोलो आगे क्या बचेगा, CH3, यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट, तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट, और यहाँ पर 2 पाउच, तो यहाँ पर 3 पाउच पानी। क्लियर है ना, CHI3। ये 2 मेथड से आप बना सकते हो इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो इसमें आयोडीन लिबरेट होता है, आयोडीन की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें टिंचर आयोडीन बनाकर हम लोग यूज करते हैं एंटीसेप्टिक इन मेडिसिन पर्पस, बराबर है। चलो ये हो गया कंप्लीट। अभी क्या बाकी रहा, बोलो भाई, क्या बाकी रहा होगा। हाँ एक DDT बाकी है, एक छोटा सा फ्रेयॉन है, वो तो आप आसानी से कर सकते हो, उसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बराबर। फ्रेयॉन का इक्वेशन जो है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। फ्रेयॉन का अगर लिखना चाहे बराबर तो लिख लेंगे यार, क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो अभी फ्रेयॉन जो है, फ्रेयॉन्स यानी कि फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाम तो सुना ही होगा, लास्ट के दोनों कंपाउंड के नाम सुने हुए। CCl4 का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड SbF3 के साथ, किसके साथ करवाएंगे, SbF3 के साथ करवाओ, खुद करो थोड़ा सा, कुछ ना कुछ तो करो, है लिखो CCl4 SbF3 इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5 ले लो, बराबर। SbCl5 वहां पर ऐसे कैटालिस्ट है और हाई टेम्परेचर प्रेशर, तो क्या बनाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलो बैलेंस करो आगे, CCl2F2 क्या बनाएगा CCl2F2, बराबर। चलो बोलते जाओ, बाय प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, CCl2F2 के अलावा और क्या लिखेंगे, और क्या आएगा वहां पर SbCl3। देखो यहाँ क्लोरीन था, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर CCl2F2, 2 क्लोरीन यहाँ पे गए तो 2 क्लोरीन यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो उस तरह से क्या बनेगा SbCl, एक मिनट बैलेंस करो, CCl4 SbF3 SbCl5 CCl2F2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, सॉरी SbCl5 के, तो SbCl3 हो जाएगा, SbCl3, बराबर। हाँ क्लियर इतना। अगर इसको और बैलेंसिंग चाहिए तो बैलेंस करो, तो इसके आगे स्टोइकियोमेट्री लगाओ फटाफट, 32
हो गए 32 करो चेक। तो ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन देन, बराबर है। अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, करो। नेक्स्ट जो है वो हमारा है डीडीटी। चलो डीडीटी के नाम से ही पता चल जाता है, बराबर। डीडीटी नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। डीडीटी जो है उसमें कैसे करेंगे अभी, चलो डीडीटी में बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या ले लेंगे, यहाँ पर ले रहा हूं मैं क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे Cl लिखो, यहाँ पर H, C डबल बॉन्ड O H CCl3। ये क्या है, क्लोरल है बेटा, क्या है, क्लोरल। When it is reacted with another molecule of chlorobenzene, यहाँ पर वापस Cl, तो H O और H क्या बना रहा है, ये पानी गया, बराबर, पानी गया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो जो बचा वो लिखो, Cl क्लोरोबेंजीन था, यहां से जुड़ा CH के साथ, नीचे CCl3, और ये हुआ खत्म, बराबर। इसको ही कहते हैं डीडीटी। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू आ चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, कितने क्लोरीन है, देखो कितने क्लोरीन है, 1 2 और 3, ये 5 क्लोरीन, बराबर। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड कहते हैं। और इसका नाम, इसका पैरा क्लोरो लिखेंगे तो पैरा डैश लिखना पड़ेगा, यानी कि पैरा डैश डाइक्लोरो। डाइक्लोरो के बाद डाइफिनाइल, डाइफिनाइल के बाद ट्राइक्लोरो और इथेन, इसी को कहते हैं हम लोग डीडीटी। चलो कंप्लीट करो इक्वेशन को। ये पहले के जमाने में वैसे भी बहुत यूज हुआ करता था। जैसे हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स, बराबर है, इससे इंसेक्ट मर जाते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं छिड़कने का, वरना क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाता है भाई, है ऐसा है। तो यहाँ पर अपना ऑफिशियली ये चैप्टर खत्म होता है, बराबर। इसके बाद जो है कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर जो है वो डालेंगे 1 by 1, लेकिन करना यहाँ तक, ये एनसीईआरटी यहाँ तक आपका कंप्लीट कर देती है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री बाकी था वो हमने कंप्लीट किया, और एक लास्ट टॉपिक जो बाकी था पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। ओके, थैंक यू। आई होप कि आप लोग बैठ के आज ही इसकी प्रॉपर यूजेस, बराबर, हार्मफुल इफेक्ट्स, प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट कर लेंगे। तो ही क्या लर्न होगा बेटा, इट इज वेरी यूजफुल इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बराबर, एज वेल एज इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके, थैंक यू।